नमस्कार साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए टू जेड। जैसा कि आपको पता है कि आज 11 अक्टूबर 2025 को आरएमएल का मेंस का एग्जाम हुआ था, जो कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए लिया गया था, जिसमें लगभग 633 पोस्ट थी, 650 के लगभग पोस्ट थी। और आज जो उसका एग्जाम था, उसका नॉन नर्सिंग का जो वीडियो है पूरा डिस्क्रिप्टिव, उसके करेक्ट आंसर क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। और ये वाला जो वीडियो आपके लिए लेके आए हम, वो नर्सिंग सॉल्यूशंस के लिए लेके आए हैं कि नर्सिंग जो सब्जेक्ट है अपनी, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसको हमने पूरी तरीके से एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाने का प्रयास किया है। तो आप इसको देखें और अपने आंसर जो हैं उनको मैच करें और देखें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और जितना स्कोर आप कर पा रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, कोई भी सीरियल नंबर नहीं है क्वेश्चंस का, जो भी क्वेश्चंस हमको जैसे मिले हैं हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एनटीडी के बारे में। एनटीडी होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। पूछा गया था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो किसकी कमी की वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से होता है। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला था फॉलिक एसिड। ये आप सभी को पता है कि फॉलिक एसिड जो है इसको विटामिन B9 कहते हैं, उसकी कमी की वजह से जो है एनटीडी होता है। एनटीडी के बारे में आपको हम बता दें कि जनरली न्यूरल ट्यूब है वो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो अर्ली 28 डेज होते हैं उसमें न्यूरल ट्यूब जो है वो बन जाती है। और न्यूरल ट्यूब फर्दर जितने भी नर्वस सिस्टम है, उसका जितना भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है उसको बनाने का वो काम करता है। लेकिन अगर ऐसी कोई फीमेल जिसमें ऐसी कोई हिस्ट्री देखी गई है जहाँ पे उसको फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाए, तो उसमें न्यूरल ट्यूब देखने को, उसके जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें फर्दर न्यूरल ट्यूब के जो डिसऑर्डर्स हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। जनरली एनटीडी जो है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है, उसके काफ़ी टाइप्स होते हैं। उनमें जो मेनली जो टाइप्स हैं वो है एनेंसेफेली या मोस्ट जो आप सुनते हैं स्पाइना ओकल्टा, और एक जो आप सुनते हैं वो उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना ओकल्टा जो है, इसके अंदर आपको लंबोसैक्रल रीजन के अंदर, लंबर सैक्रो रीजन जो होता है उसके अंदर आपको डिम्पल देखने को मिल सकता है, या टफ्ट ऑफ हेयर देखने को मिल सकता है। साथ में स्पाइना बाइफिडा जो है इसके दो टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं मेनिंजोमायोसील, और एक को बोलते हैं मेनिंजोसील। क्या बोलते हैं? मेनिंजोसील। देखिए, मेनिंजोसील जो है वो इसकी लेस सीरियस डिसऑर्डर है, जिसके अंदर नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जबकि इसके अंदर नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। क्या इन्वॉल्व होती हैं? इसके अंदर नर्व्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती हैं? नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। और जो ये टफ्ट ऑफ हेयर और ये जो है, ये इसके अंदर देखने को आपको मिलता है। लंबोसैक्रल रीजन के अंदर आपको इसमें टफ्ट ऑफ हेयर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको साथ में डिम्पल देखने को मिलेगा उसी जगह पर, लंबोसैक्रल रीजन पे। तो हम समझ पाएंगे कि ये मेनिंजोमायोसील है या मेनिंजोसील है। फर्दर हम इसका एक ट्रांसल्यूमेंसी लाइट से इसको देख सकते हैं। अगर उसमें हमको बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो मेनिंजोसील है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है तो मेनिंजोमायोसील होता है। तो ये एंटिटी था। इसका आंसर आपका जाएगा फॉलिक एसिड। जिन भी साथियों का आंसर फॉलिक एसिड था वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि एक चाइल्ड है, एक न्यूबॉर्न है। जनरली चाइल्ड की जगह हम न्यूबॉर्न वर्ड यूज कर लेते हैं। न्यूबॉर्न है, एक साल में उसका कितना वेट हो जाएगा? एक साल में उसका कितना वेट हो जाएगा? मैंने पीडियाट्रिक्स की क्लास में कई बार, जो जितनी भी क्लासेज हैं उनमें कई दफ़ा मैंने आपको स्पेशली पढ़ाया है कि वेट जो है, सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें आपको बताया था मैंने, जितना भी वेट लेके न्यूबॉर्न पैदा होता है, लगभग 5वें महीने के अंदर वो दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, और एक साल के अंदर वो क्या हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या है? ट्रिपल। मान लीजिए कि अगर 3 kg का वेट है तो 5वें महीने के अंदर उसका वेट हो जाएगा 6 kg, और वही 1 ईयर के अंदर कितना हो जाएगा? ट्रिपल। 3 × 3 = 9 kg। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ट्रिपल इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि LBW का मतलब होता है लो बर्थ वेट। इसकी भी
हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो हमने अपलोड की थी, उसमें से ढेर सारे पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चंस आए, लगभग सारे क्वेश्चंस जो है हमारी पीडियाट्रिक्स की क्लास से पीडियाट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे कवर हो गए हैं। लो बर्थ वेट में पूछा गया था कि कौन सा होता है, ऑप्शन ए था इसमें 2.5 kg से लेस देन था, एक ऑप्शन था इसमें लेस देन 2.0 kg, एक था 1.5 kg और एक था कुछ भी ले लीजिए। तो आपको अच्छे से पता है कि ऐसे बेबी जिनमें 2.5 kg से लेस देन वेट हो उनको हम LBW कहते हैं। साथ में इसमें आपको मैंने दो टर्म और बताई थी, VLBW। VLBW का मतलब होता है वेरी लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट। और वेरी लो बर्थ वेट जो होता है वो कितना होता है, लेस देन 2 kg, कितना होता है, लेस देन 2 kg। और इसी में एक और बताया था ELBW, या ये ELBW क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम, इसका क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। क्या होता है इसका मतलब, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। और इसमें कितना बताया था मैंने आपको, 1.5 kg से लेस देन होगा तो वो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उसके अंदर एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं, रिकेट्स। इस रिकेट्स को प्रिवेंट करने के लिए, इस रिकेट्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है। तो रिकेट्स को प्रिवेंट करने के लिए आप सबको पता है कि ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। किसकी डिफिशियंसी से होता है, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। तो आप समझ गए हैं कि हमें विटामिन डी देना है। तो ऑप्शन में जो है हम क्या करेंगे कि हम इसको सनलाइट में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, सनलाइट में लेके जाएंगे, क्योंकि सनलाइट जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन कराता है स्किन के थ्रू। तो क्या आंसर होने वाला है इसका, विटामिन डी प्लस सनलाइट। सनलाइट का मतलब होता है हम उसको प्रकाश या धूप में लेके जाएंगे जो सन के किरण से हमको मिलती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीडियाट्रिक्स फंडा MSN RML के जो एग्जामिनेशन है उसमें मोस्ट कॉमनली 4 सब्जेक्ट पूछी गई हैं, पीडियाट्रिक्स, MSN, फंडा एंड OBG गायनी। ठीक है, लगभग ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अभी हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं लगभग पीडियाट्रिक्स के देख रहे हैं, जो कि हमारी जो क्लासेस प्लेटफॉर्म पर डली हुई हैं उससे लगभग कवर हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फिर वो पूछा गया है कि एक 6 महीने का बच्चा है, कि एक 6 महीने का बच्चा है और 6 महीने का बच्चा जो है उसको हमको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करानी है। कौन सी फीडिंग शुरू करानी है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करानी है। मैंने आपको बताया था कि 6 महीने तक तो हम क्या करवाते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसको हम कॉम्प्लीमेंटिंग फीडिंग स्टार्ट करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीनिंग कहते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनिंग कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि जो कम्प्लीमेंट्री फीड हम करवा रहे हैं वो हम कौन सा फीड देंगे। देखिए मैं जब ब्रेस्ट मिल्क का वीडियो जो डाला था उसमें साफ साफ बताया था कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होती है। क्या होती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है। और अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करते हैं तो मिल्क जो होता है, और जो मिल्क जो होता है उसके अंदर होता है कैल्शियम। अरे क्या होता है उसके अंदर, कैल्शियम। और कैल्शियम जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम कराता है। ठीक है, तो एक तो आयरन है ही कम, ऊपर से मिल्क जो है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम करा देगा। तो हमें जो है ऐसी चीज देनी है कम्प्लीमेंट्री फीड में जो आयरन की डिफिशियंसी को पूरा कर सके। तो ऑप्शन जो ऑप्शन आए थे उन ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया था कि हम उसको काऊ मिल्क देंगे। अरे मिल्क तो वो ब्रेस्ट पी रहा है तो काऊ मिल्क देने की आवश्यकता कहाँ है। दूसरा गया था हम उसको आयरन फोर्टिफाइड वीट देंगे। ऐसे हम गेहूं देंगे उसको जो आयरन से फोर्टिफाइड है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि आयरन एक तो ब्रेस्ट मिल्क में कम है ही, साथ में मिल्क में कैल्शियम होता है और कैल्शियम जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन को कम करवा देता है। क्या करवा देता है, इसके एब्जॉर्प्शन को कम करवा देता है। तो हमें ऐसी कोई डाइट देनी जिसके अंदर आयरन हो, और ऑप्शन में साफ साफ दे रखा है कि आयरन फोर्टिफाइड वीट देंगे। क्या, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आयरन फोर्टिफाइड वीट। जिन भी साथियों का ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था, और इसके बारे में भी आपको डेवलपमेंटल ग्रोथ में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सेस के अंदर, माइलस्टोन के अंदर, कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक कोई न्यूबॉर्न है, वो क्या करता है, वो बाय करने की जो वेव है उसको नहीं कर पाता है। उसको क्या नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। ठीक है, आपको पता है कि बाय कब आता है, 9 मंथ में। अरे कब आता है, 9 मंथ में आता है। इसका मतलब वो 9 महीने से उसकी उम्र क्या है, अभी पूरी नहीं हुई है। साथ में उसने क्या बोला, साथ में वो बोल रहा है कि क्यूब बॉक्स जो है उनको अपनी हथेली से, अपनी पाम से वो उठा कर रख सकता है। तो ये कौन सा ग्राफ्स हो गया, ये कौन सा ग्राफ्स हो गया है,
जिसको बोलते हैं पाल्मर ग्राफ्स। क्या बोलते हैं इसको? पाल्मर ग्राफ्स। और पाल्मर ग्राफ्स जो है लगभग 6 मंथ की एज पे आपको दिखाई देने को मिलता है। मतलब कि 9 मंथ से तो वो छोटा है, लेकिन 6 मंथ वो पूरे कर चुका है, क्योंकि पाल्मर ग्राफ्स वो दिखा रहा है। साथ में उसने बोला है कि वो पूरी तरीके से अपने हाथों से, पूरी तरीके से अपनी फिंगर टिप से और थंब से, जिसको अपन बोलते हैं पिंसर ग्रैप्स, जिसको हम बोलते हैं पिंसर ग्रैप्स, उससे उठा के वो नहीं रख पा रहा है। वो नहीं रख पा रहा है। लगभग ये भी कब देखने को मिलता है? 9 to 12 मंथ में देखने को मिलता है। उसमें पूछी गई थी कि इसकी एक्सपेक्टेड एज क्या होगी। ऑप्शन में आपको दिया गया था, ऑप्शन में आपको दिया गया था कि उसकी एज 4 मंथ होगी, उसकी एज 7 मंथ होगी, उसकी एज 14 मंथ होगी, या उसकी एज जो है वो 10 मंथ होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 6 महीने से बड़ा है और 9 महीने से छोटा है, और एक ही ऑप्शन जो है मैच कर रहा है वो है 7 मंथ। तो जिस भी साथी का आंसर 7 मंथ गया है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वो एंटीडोट से रिलेटेड पूछा गया था। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का एंटीडोट आपसे पूछा गया था। देखिए पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होगा, आप सभी को पता है, क्लासेस में भी करा रखा है ये, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो हमारा पैरासीटामोल का एंटीडोट जो हो जाएगा एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमसे पूछा था ओपियोइड्स का एंटीडोट पूछा गया था। इसका एंटीडोट क्या होगा? इसका एंटीडोट आपको सबको पता है, नैलेक्सोन होगा। ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नैलेक्सोन इज एंटीडोट ऑफ ओपियोइड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे एक पूछा गया था, मेनिया की डीओसी पूछी गई थी। पूरा जो क्वेश्चन था वो ऐसा था, मेनिया के साइन एंड सिम्टम्स आपको दे रखे थे, ऐसा ही हमने को बताया गया है कि मेनिया के आपको दे रखे थे, साइन एंड सिम्टम्स दे रखे थे, और लास्ट में उसको क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको ड्रग ऑफ चॉइस जो क्या होगी, डीओसी। तो देखो आपको पता है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम कार्बोनेट, जो होती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और इसको मॉर्निंग टाइम में दिया जाता है, और इसको आफ्टर मील दिया जाता है, जो ये अपनी डोज होती है लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट जो हमारा मेनिया से क्वेश्चन आया था, इसमें हमें एक एपिलेप्टिक ड्रग पूछी गई थी। एपिलेप्टिक ड्रग कौन सी देते हैं मेनिया वाले पेशेंट में, कौन सी ड्रग यूज की जाती है, जैसा हमको बताया गया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आए हैं ये, तो उसमें आंसर जाएगा बच्चों कार्बामाजेपिन। ठीक है, कार्बामाजेपिन ये इसका आंसर है, जो एपिलेप्टिक ड्रग हम यूज करते हैं मेनिया पेशेंट में वो। एक क्वेश्चन आपके पास आया था, जो हमारा एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग पूछी गई थी, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपका एक आंसर था वॉरफेरिन। वॉरफेरिन जो होती है बच्चों एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, जो भी ब्लड क्लॉट्स होते हैं, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन, यानी ब्लड क्लॉट जो बनते हैं उसको बनने से रोकती है। और इसको अदर नेम क्या आता है जो हमारा वॉरफेरिन का, उसको बोलते हैं कोमाडीन इसको बोलते हैं। और इसके लिए टेस्ट करते हैं, जब वारफेरिन थेरेपी चलती है तो INR किया जाता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वारफेरिन जो होती है हमारी क्या होती है, एंटीडोट होती है, वो क्या एंटीकोगुलेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक कोई महिला है वो डिलीवरी हो चुकी है जस्ट, और उसके बाद उसको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो उसमें पूछा गया था हमें कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो यूज कर सकती है आफ्टर डिलीवरी। तो हमारा उसमें आंसर जाएगा IUCD, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, पोस्टपार्टम इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ये हम यूज करते हैं। सेम ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था कि डंपा से रिलेटेड आया था, जिसको आल्सो नोन एज, जिसको क्या कहा जाता है, डीपो प्रोवेरा। तो डंपा जो होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये किस काम आती है। तो बच्चों ये जो होती है लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन है, लॉन्ग एक्टिंग
कॉन्ट्रासेप्शन, लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन है जो क्या करती है, इसमें कौन सी इंजेक्टेबल होती है, ये ओनली प्रोजेस्टेरोन होती है। क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन। समझ में आया। तो डंपा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, तो भैया तो ये क्या होगी, लॉन्ग एक्टिंग वाली कॉन्ट्रासेप्शन है। और जो इसका इफेक्ट होता है वो 3 मंथ तक होता है, इसलिए लॉन्ग एक्टिंग कहलाती है 3 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक आया था आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन की आपको डिग्री पूछी गई थी, कितने डिग्री पर हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इंजेक्शन। तो बच्चों वो डिग्री होती है 15 डिग्री पर हम क्या करते हैं, इंजेक्ट। जो 15 डिग्री हुई, जैसे 5 से 15 डिग्री पर हम करते हैं, और इसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है, इज टू डिपॉजिट मेडिकेशन इनटू द डर्मिस। डर्मिस में हमारी जो मेडिकेशन है वो डिपॉजिट हो डर्मिस लेयर में, इसलिए इंजेक्शन को कहा जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। देखिए एक और क्वेश्चन आया था हमारा साइकेट्रिक में, जो हमारा जो डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होती है। तो आप सभी को पता होगा डिप्रेशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है वो होता है सीरोटोनिन। इसको 5-HT भी बोलते हैं ना, 5-HT वगैरह। ठीक है, ये समझ में आया कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है। हमारा 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए 16 जो होता है हमारा है एक हेलुसिनेशन और डिल्यूजन ये सब दे रखा था, और ये पूछा गया था किस डिजीज में देखा जाता है। तो डिजीज देखो, एक ऑप्शन दे रखा था सिजोफ्रेनिया, एक था डिप्रेशन और थर्ड था ओसीडी। तो इनमें से जो मेन जो हमारा ऑप्शन जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सिजोफ्रेनिया। जो प्रायोरिटी जाएगी सिजोफ्रेनिया में। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो देखा जाता है, मेनली जो मेजर सिम्टम्स होता है वो किसका होता है, सिजोफ्रेनिया का। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 कि एक पेशेंट है, उसको क्या है, स्नेक ने कट कर लिया है, तो नर्सिंग रोल क्या होगा, तो बेटा क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन देख लीजिए। पहला कि पेशेंट को बोलेंगे कि काम रहे, दूसरा ऑप्शन था कि इमोबिलाइज करेंगे पेशेंट के जिस पार्ट को बाइट किया है, एंड थर्ड ऑप्शन था शक करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा कि जिस शक नहीं करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं स्नेक बाइट में। आप देखिए, आपको बताता हूँ नर्सिंग रोल, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी एक पेपर हुआ था उसमें भी स्नेक बाइट का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी आया था। तो नर्सिंग रोल क्या क्या है, पेशेंट को अपन एडवाइस देंगे, कि वो काम रहेगा, तो इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा नहीं होगा, और ब्लड फ्लो ज्यादा नहीं होगा तो वेनम का जो स्प्रेड है वो धीरे होगा। पेशेंट का पार्ट को हम जिस पार्ट पे पेशेंट को स्नेक ने बाइट किया है, उस पार्ट को अपन बोलेंगे कि बिलो द हार्ट लेवल के नीचे रखिए। हार्ट लेवल के नीचे रखेगा तो वही ब्लड फ्लो स्लो होगा, जिससे वेनम का स्प्रेड बहुत धीरे धीरे होगा। अपन उस पार्ट को जो भी अपन ने पेशेंट ने ज्वेलरी वगैरह पहन रखी होगी, यानी ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, उनको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, यानी टाइट क्लोथिंग जो टाइट कपड़े पहन रखे हैं उसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, और क्या क्या नहीं करना चाहिए नर्स को, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इससे डू नोट क्या क्या नहीं करना चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। तो आप देखिए, पेशेंट को जो नर्स है वो उस पार्ट पे जिस पार्ट पे यानी स्नेक ने कट किया है उसको शक नहीं करेंगे। शक क्यों नहीं करेंगे, शक इसलिए नहीं करेंगे बेटा, ये शक नहीं करेंगे क्योंकि अब शक करेंगे तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया क्या है उस पार्ट में अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है,
इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उस पेशेंट को शक नहीं करेंगे। और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट यूज टोर्निक्यूट। टोर्निक्यूट यूज नहीं करना चाहिए। टोर्निक्यूट क्यों यूज नहीं करना चाहिए? जिससे अगर टोर्निक्यूट आपने अप्लाई कर दिया तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड का फ्लो होता है वो कट ऑफ हो जाएगा। ब्लड का फ्लो कट ऑफ हो जाएगा, और कट ऑफ होने से क्या होगा, कट ऑफ होने से क्या हो जाएगा, कट ऑफ होने से क्या हो जाएगा, कट ऑफ होने से क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, और वहां पर टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे, इसलिए वो उस पेशेंट में क्या नहीं करते हैं, शक भी नहीं करते हैं, टोर्निकेट भी अप्लाई नहीं करते हैं, और क्या नहीं करते हैं, ध्यान रखना, और क्या नहीं करते हैं, जो उस जिस पार्ट पे कट किया है उसमें अपन उस वुंड पर कट भी नहीं लगाते हैं जहां पर बाइट किया है। कट क्यों नहीं लगाते हैं? कट इसलिए नहीं कराते हैं कि उससे और ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, किस पार्ट को शक नहीं करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन क्या था कि वन पेशेंट है, कोई पेशेंट है वो जल चुका है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? उस पेशेंट को क्या करना चाहिए? कूल वाटर ऑप्शन था, कूल वाटर अप्लाई करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था आइस पैक अप्लाई करना चाहिए उस पार्ट पे। थर्ड ऑप्शन था कॉटन पैक अप्लाई करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन का बेटा पता नहीं है। तो ये था, पर इसमें से राइट क्या आंसर जाएगा? कूल वाटर अप्लाई करना चाहिए। कूल वाटर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि बर्निंग जो पेशेंट में सेंसेशन होता है उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। उससे क्या होता है? रिलीफ मिलता है। आइस पैक अप्लाई इसलिए नहीं करना चाहिए बेटा, आइस पैक अप्लाई कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई, जो पेशेंट की जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे, वहां पर क्या होने लग जाएगा, नेक्रोसिस होने लग जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए आइस पैक अप्लाई नहीं करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। कॉटन पैक इसलिए बेटा यूज नहीं करते हैं, अगर जहां पर पेशेंट को बर्न हुआ है वहां पे कॉटन पैक लगा दिया तो वो क्या है, कॉटन पैक बहुत स्टिकी होता है, तो वो पेशेंट के बर्न एरिया पे चिपक जाएगा, और जब अपन उसको रिमूव करेंगे, इस कॉटन पैक को वहां से हो सकता है कि वुंड बहुत ज्यादा ओपन हो जाए, तो रीओपनिंग हो जाती है वुंड की, वुंड की रीओपनिंग हो जाती है, और रीओपनिंग हो जाएगा तो बेटा क्या हो सकता है कि ब्लड लॉस भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसलिए बेटा कॉटन पैक भी अप्लाई नहीं करते हैं, कोल्ड वाटर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑटोक्लेव से आया था नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोक्लेव का मिनिमम टेम्परेचर, क्वेश्चन ये था, ऑटोक्लेव का मिनिमम टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, टाइम कितना होता है बेटा? इसका आंसर आपको सीधा पता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है, और 15 मिनट के लिए यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन पूछा गया, ऑटोक्लेव से पूछा गया था। ऑटोक्लेव का क्या पूछा गया था? बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव का बायोलॉजिकल इंडिकेटर। इसके ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन क्या थे? इसके ऑप्शन थे बेटा, टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज होता है। दूसरा ऑप्शन था ओवर हीटिंग। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या है ऑटोक्लेव का? टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन की इफेक्टिवनेस को चेक करना, ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर है किसका? ऑटोक्लेव का। आई होप ये दोनों ऑप्शन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक टर्मिनल इल पेशेंट है, उस पेशेंट को नर्स इंजेक्शन लगाने जा रही है, उसके रूम में जा रही है। ठीक है,
तो नर्स क्या करेगी, नर्स क्या करेगी? इसको ऑप्शन देख लीजिए पहले बेटा, यही ऑप्शन थे ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन था कि पेशेंट सिट क्वाइटली एंड होल्ड द हैंड ऑफ पेशेंट। ऑप्शन बी क्या था? एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड लीव अलोन द पेशेंट। थर्ड ऑप्शन क्या था बेटा? थर्ड ऑप्शन था अलाउ द फैमिली मेंबर ऑफ पेशेंट। पेशेंट की फैमिली मेंबर को अलाउ करेंगे। बेटा ये तो नहीं करती है नर्स कि पेशेंट के हाथ होल्ड करके बैठ जाएगी, तो ऐसे ऑप्शन गलत है। एंड मिस्टर मेडिसिन एंड लीव पेशेंट, टर्मिनल पेशेंट है, उसको बेटा इमोशनली सपोर्ट चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे मिलेगा? कि अपन उस पेशेंट को फैमिली मेंबर को अलाउ करेंगे और उनसे पेशेंट को बात करने के लिए थोड़ा छोड़ेंगे, ठीक है। तो अलाउ द फैमिली मेंबर ऑफ पेशेंट, इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन, स्पाइनल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बेटा, इसमें ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन था सीजर, ऑप्शन बी फीवर, और ऑप्शन सी क्या था? हाइपोटेंशन। बेटा ऐसे तो पूछा जाए कि ये तीन ऑप्शन में राइट आंसर नहीं है, ऐसे तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया का? बेटा हेडेक, सीवियर हेडेक होता है उस पेशेंट के जिसके अंदर स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है। बट इन ऑप्शन में देखा जाए तो हाइपोटेंशन राइट आंसर जाएगा, और हाइपोटेंशन बेटा इसलिए राइट आंसर जाएगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है बेटा, मे बी रिस्क होती है उस पेशेंट में। क्या रिस्क होती है? रिस्क ऑफ लीकेज ऑफ सीएसएफ की लीकेज की रिस्क होती है बेटा, इसलिए स्पाइनल एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इन तीनों में से बेस्ट आंसर जाएगा हाइपोटेंशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या था? एक पेशेंट है उसको सीजर्स आ रहे हैं, एक पेशेंट है उसको क्या है? सीजर्स आ रहे हैं, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या था बेटा? इंसर्ट स्पून इन पेशेंट माउथ। ऑप्शन बी क्या था? ऑप्शन बी था रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्ट अराउंड द पेशेंट। पेशेंट के चारों तरफ से हार्मफुल ऑब्जेक्ट हटा देंगे, ये इसका बेस्ट आंसर जाएगा बेटा सीजर्स का। सीजर्स, यदि किसी पेशेंट में सीजर्स आ रहे हैं तो वो जमीन पे गिरेगा बेटा, और जमीन पे गिरेगा तो अपन चाहेंगे कि उसको कोई इंजरी ना हो। सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी क्या होती है कि नर्स को सीजर्स वाले पेशेंट में कि उस क्या नर्स की प्रायोरिटी होती है कि उसको इंजरी से प्रिवेंट करना होता है, उसे इंजरी से प्रिवेंट करना होता है, ये सबसे प्रायोरिटी रोल होता है नर्स का। तो अपन उससे चारों तरफ से हार्मफुल ऑब्जेक्ट हटा देंगे, हार्मफुल ऑब्जेक्ट हटाएंगे उस सीजर्स वाले पेशेंट के अगर सीजर्स आ रहे हैं। और नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में बेटा यही था कि सीजर्स वाले पेशेंट में यदि किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो नर्सिंग रोल क्या होगा? नर्सिंग रोल उसमें उस ऑप्शन में क्या था? उस ऑप्शन में क्या था बेटा कि टू प्रिवेंट इंजरी से प्रिवेंट को, यानी इंजरी से बचाना, उस पेशेंट को इंजरी से बचाना है। ये सीजर्स के दो क्वेश्चन आए थे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग कौन सी है इसमें से? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग का आया था, ब्लॉकर कौन सा है? ऑप्शन क्या थे बेटा? ऑप्शन था फ्यूरेसेमाइड, बी ऑप्शन क्या था? एक्टिनोलोल, सी ऑप्शन था कैप्टोप्रिल, और डी ऑप्शन था एम्लोडिपिन। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या जाएगा? एम्लोडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और कैप्टोप्रिल क्या होती है? एसीई इनहिबिटर। एटिनोल क्या होती है? बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है, बीटा ब्लॉकर होती है, ठीक है बेटा। और फ्यूरोसेमाइड का आपने एक
ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम बहुत फेमस है, उसके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है? लैसिक्स। और ये क्या होती है? लूप डायूरेटिक होती है, लूप डायूरेटिक होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, एक पेशेंट है अनकॉन्शियस पेशेंट, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें साइड लाइन पोजीशन, साइड लैटरल पोजीशन क्यों देते हैं? ये क्वेश्चन था बेटा, साइड लैटरल पोजीशन क्यों देते हैं? तो बेटा आपको ये बहुत बार पढ़ाया होगा, बहुत बार पढ़ाया गया है, ये बहुत बार पढ़ाया गया है कि उस पेशेंट में अपन जो साइड लाइन पोजीशन देने का काम क्या है अनकॉन्शियस पेशेंट में, कि एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ये आपके ऑप्शन में भी था। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, यानी कोई भी जो पेशेंट के माउथ में सिक्रेशन आ रहे हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया तो पेशेंट में भी डाई हो सकता है, मर सकता है पेशेंट। इसलिए अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको प्रिवेंट करना है किससे? एस्पिरेशन से। इसलिए क्या दी जाती है? साइड लाइन पोजीशन दी जाती है, साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था एक कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बेटा ऑप्शन में अपने था वहां पे हैंड वॉशिंग ऑप्शन में था। तो राइट आंसर क्या जाएगा? हैंड वॉशिंग राइट आंसर जाएगा। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है बेटा? जब पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उस टाइम वो अगर वो बीमारी, वो इन्फेक्शन पेशेंट में प्रेजेंट ना हो, बट उसमें 48 आवर से 72 आवर आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन, अगर उस पेशेंट में 48 से 72 घंटे में हॉस्पिटल एडमिशन के बाद अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जो उस टाइम प्रेजेंट नहीं था, उसको बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ये भी क्वेश्चन में टाइम ड्यूरेशन से बहुत पूछा जाता है। और उसका आंसर क्या था? हैंड वॉशिंग आंसर था, हैंड वॉशिंग राइट आंसर जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे पढ़ते हैं। हम आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना? 28। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके? आप अगर देखो तो आपसे पूछा है चिकन पॉक्स के बारे में। ठीक है, तो चिकन पॉक्स के बारे में पूछा, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन आपका बना चिकन पॉक्स से रिलेटेड। और चिकन पॉक्स से 2 क्वेश्चन बने, 28 एंड 29 क्वेश्चन जो है दोनों ही चिकन पॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बने। तो ये एक कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और हम पीआर यादव की जो क्वेश्चन की क्लासेस होती हैं उसमें बता चुके हैं। चिकन पॉक्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे दोनों कि पूछा कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। तो आपको पता है एक वायरल डिजीज होती है चिकन पॉक्स, जो है वायरल डिजीज है, मतलब एक वायरस होगा जो चिकन पॉक्स कॉज करता है। बस उसका नाम आपसे पूछा था, हमने आपको बताया था क्लास में क्या चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं? बेरिसेला बोलते हैं। और आंसर में आपका देखा होगा आपने, होगा बेरिसेला जोस्टर। तो बेरिसेला जोस्टर एक वायरस है जो चिकन पॉक्स कॉज करता है। तो यही आपसे पूछा था। दूसरा आपसे पूछा था कि वेक्टर क्या होता है, या फिर आप शायद ये पूछा है कि किस तरह से ट्रांसमिट होता है चिकन पॉक्स का वायरस। तो वो एयरबॉर्न ट्रांसफर होता है। जितने भी रेस्पिरेटरी वाली डिजीजेस हैं, ज्यादातर इन्फेक्शियस डिजीजेस, उनका हम बोलते हैं एयरबॉर्न ट्रांसफर, जो ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रॉपलेट पे होता है। क्या होता है? ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। ठीक है, तो ये आंसर गया होगा। क्या आंसर है? क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया? अगर नहीं पूछा गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। दूसरा इसमें हम लिख सकते हैं कि कफिंग की वजह से या स्नीजिंग की वजह से जो चिकन पॉक्स है वो क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज बनती है, ट्रांसमिट होती है दूसरे लोगों में। 30 क्वेश्चन क्या पूछा है? 30 क्वेश्चन आपसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन शायद आया है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है उसकी अगर हम बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या होता है? आपको पता है किडनी की एक डिजीज होती है, क्या प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, ये सब हो जाता है इसमें, ये आपको सारे पता है। बाकी इसमें क्वेश्चन शायद पूछा गया है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा, ऐसा कुछ पूछा है। तो इसमें आपके पास आंसर जो आपने देखा होगा उसमें आपको मिला होगा मॉनिटरिंग करना है, इनपुट आउटपुट चार्ट या चार्ट, इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। ये आपके पास जो ऑप्शन में होगा अगर आंसर, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है। उसके अलावा 31 क्वेश्चन अगर देखें तो थोड़े ओबीजी के क्वेश्चंस पूछे हैं। और वो पूछा है आपसे क्या? एक आपसे पूछा है लियोपोल्ड मैन्युअर के बारे में। ठीक है, तो लियोपोल्ड मैन्युअर जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन शायद पूछा है। और आपको याद आ रहा होगा पूछा क्वेश्चन क्या है कि लियोपोल्ड मैन्युअर क्यों यूज किया जाता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है।
तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं कि कुछ एब्डोमिनल पाल्पेशंस हम करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, ये पाल्पेशंस होते हैं और ये कब करते हैं, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में हम करके देखते हैं, जिससे पता चले किसके बारे में आपके असेसमेंट, किसका असेसमेंट इसमें करते हैं। तो असेस करने के लिए पोजीशन, फीटल की क्या पोजीशन है उसको असेस करने के लिए, साथ साथ में उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा वो असेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। साथ साथ में हम एंगेजमेंट का यूज पता करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो शायद आपके जो पेपर है उसमें ऑप्शंस में आया है पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन, तो बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन लियोपोल्ड मैनुअल इसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करें जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 32। तो 32 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं और 32 क्वेश्चन जो आपका शायद पूछा गया है वो पूछा गया है वैक्सीन से रिलेटेड, पूछा है बच्चे वैक्सीन। और देखो ये क्वेश्चन मैंने शायद वैक्सीनेशन की पहली क्लास में आपको बताया इम्यूनिटी के बारे में, कि वैक्सीन जो होती है वो किस प्रकार का इम्यूनिटी होती है, किस प्रकार को की इम्यूनिटी हमारे शरीर को देती है। हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही आंसर जाएगा, आर्टिफिशियल एक्टिव जाएगा। बहुत बच्चे पैसिव शायद करके आए हैं, बिल्कुल गलत है। क्यों एक्टिव क्यों जाएगा, तो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटीज होती हैं जिसमें हमारा शरीर पार्टिसिपेट करता है। और वैक्सीन में क्या होता है, हम एक किल्ड और लाइव वैक्सीन या फिर बात करें तो इन्फेक्शियस एजेंट हमारे शरीर में डालते हैं, फिर हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है वो क्या करेगी, उस पर काम करेगी और एक उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगी, ठीक है, एंटीबॉडीज डेवलप करेगी। तो वैक्सीन का अगर हम बात करें किस प्रकार की इम्यूनिटी होती है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। चलिए उसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा 33 क्वेश्चन कि एक फीमेल है और वो अपनी एक्टिव स्टेज में है, अर्ली एक्टिव स्टेज में है लेबर की शायद। तो अर्ली एक्टिव फेज में ये आपसे पूछा है और उसका बाटर जो बैग है वो शायद रप्चर हो गया है, शायद यही क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा है इसके लिए मैनेजमेंट या फिर आपके से पूछा गया है कि क्या करेंगे, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर शायद एक ऑप्शन में प्रमोटिंग लेबर आपका आया है, प्रमोटिंग लेबर, कि लेबर प्रमोशन करेंगे, कि जल्दी से जल्दी उसका लेबर कराएंगे। तो यही इसका आंसर जाएगा कि लेबर प्रमोट करना है अपने को, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि प्रमोटिंग लेबर जो है इसका आंसर चला जाएगा। अगर बात करेंगे 34 की, ठीक है, तो ये आप याद रखें कि इसका आंसर जो जाएगा क्या जाएगा, कि लेबर हमने को प्रमोट करना है, ठीक है। क्या ऑप्शन थे, अगर ये आपको पता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि इसका सही क्वेश्चंस और सही आंसर बिल्कुल बताए जा सकें। अभी हमको जिस हिसाब से क्वेश्चंस पता चले हैं उस हिसाब से हम आंसर आपको बता रहे हैं कि ये जाएगा। 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन एब्रूप्शो प्लेसेंटा से रिलेटेड शायद क्वेश्चन एक आया है आपका, कि एब्रूप्शो प्लेसेंटा जो होता है उसमें क्या पूछा है, कि एक शायद क्वेश्चन आया है एब्रूप्शो प्लेसेंटा से रिलेटेड, ठीक है। प्लेसेंटा जो एब्रप्शन होता है, एब्रप्शो प्लेसेंटा होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है और ये पूछा है कि यूट्राइन कंडीशन कैसी होगी, यूट्रस किस तरह का होगा, शायद ये पूछा है यूट्राइन चेंजेस क्या हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एब्रप्शो प्लेसेंटा। तो आपको याद रखना है यूट्रस कैसा हो जाएगा बच्चे, टेंडर हो जाएगा एंड रिजिड हो जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में टेंडर और रिजिड है तो ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जाने वाला है, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन आया है आपके पास, तो एक क्वेश्चन आया है 35 कि एक इन्फेंट है, कोई 1 साल से छोटा बच्चा है, ऐसा एग्जैक्ट इसकी लैंग्वेज यही है कि 1 साल से छोटा बच्चा है और उसको चोकिंग हो गई है, तो आपको क्या करना है। और शायद ऑप्शंस में सीपीआर, हेलमिच मैनोवर और ये सब दिए गए थे। तो आपको याद रखिए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसको हम पहले ट्राई करेंगे कफ करके, अगर बाहर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्लैप इट आउट, स्लैप देके उसको आउट करेंगे। और कैसे देंगे, 5 बैक ब्लोज देने हैं उसको, ठीक है। तो ये आपने डायग्राम भी देखा होगा, 5 बैक ब्लोज देने हैं उसको जिससे वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये आपको इन्फेंट में ये ध्यान रखना है कि चोकिंग के लिए हम ये करते हैं, जबकि अडल्ट होता तो हेलमिच मैनोवर करते, वो अलग बात है। तो ये क्वेश्चन आपका एक आया है 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास है 36 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूछा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, शायद इसका स्केल पूछा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का स्केल आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्केल इसमें यूज किया जाता है। तो एक आपके पास ऑप्शन होगा AVPU स्केल, ठीक है। AVPU स्केल जो है बिल्कुल सही आंसर जाएगा कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है AVPU स्केल जो है
उसके उसमें यूज किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम, ए की फुल फॉर्म होती है अलर्ट, और वी की फुल फॉर्म होती है वर्बल, पी की फुल फॉर्म होती है पेनफुल, एंड बी की फुल फॉर्म होती है या यू की ए बी पी यू, ठीक है, ए बी पी यू, और यू की फुल फॉर्म क्या होती है, अनरेस्पॉन्सिव। तो ये बिल्कुल आंसर बिल्कुल आपका सही जाएगा। तो जिसका हुआ है वो आप देख लें कि ये आंसर बिल्कुल सही है। शायद फोर्थ ऑप्शन ये आया था, ABPU स्केल यूज किया जाता है फॉर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन देखें। 37 क्वेश्चन जेट ट्रैक से पूछा है, और ये मैं अपनी क्लास में करा चुका हूँ। जेट ट्रैक मेथड, शायद आयरन देते हैं तब जेट ट्रैक का यूज किया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया होगा। तो जेट ट्रैक मेथड यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो किस ट्रैक में, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है, तो IM। तो देखो हमने बताया था IM जब इंजेक्शन देना होता है, कुछ कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो अगर सबक्यूटेनियस लेयर तक पहुंच जाती हैं तो वहां पर इरिटेशन कॉज कर देती हैं, ठीक है। तो इरिटेशन कॉज को रोकने के लिए, फॉर हमको लीकेज को रोकने के लिए, कि अगर ये हमारी लेयर्स हैं और ये मस्कुलर है, इंट्रामस्कुलर, हम यहाँ तक इंजेक्शन दे रहे हैं, तो गलती से ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लेयर में ना चला जाए, उसको लीकेज को रोकने के लिए, तो प्रिवेंट लीकेज करने के लिए हम जेट्रेट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंट लीकेज, तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन था, PR यादव का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट, और ये आपके एग्जाम में आया है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से आया है जेट्रेट मेथड, और इसका आंसर क्या जाने वाला है कि IM देते हैं और प्रिवेंट लीकेज करने के लिए देते हैं, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, 38 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन कौन सा आया है, आपसे पूछा है अबाउट, शायद आपसे IQ रेंज पूछी है मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट्स में, कि एक पेशेंट है जिसकी IQ रेंज है 50 to 70, तो उसको कौन सा रिटार्डेशन होगा, माइल्ड होगा कि बच्चे मॉडरेट होगा, कि उसको सीवियर होगा या प्रोफाउंड होगा, ये पूछा है। तो माइल्ड होने वाला है, क्योंकि 50 to 70 जो होता है वो माइल्ड होता है। उसके अलावा मॉडरेट अगर होता है तो आपको पता होगा कि 35 से 50 होता है, 20 से 35 जो है वो होगा सीवियर, एंड 20 जो होता है उसके नीचे एंड बिलो जो होता है वो क्या होगा, प्रोफाउंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन हम देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो 39 आपसे पूछा है माइलिन सीथ से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो माइलिन सीथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। बच्चे माइलिन सीथ आपको पता होगा कहाँ यूज होती है, माइलिन सीथ कहाँ पे होती है, तो न्यूरॉन्स में हमारे होती है। इसका काम क्या है ये पूछा है। तो एक तो इंसुलेशन इसका काम होता है, तो ऑप्शन में इंसुलेशन आया हो या फिर आया हो स्पीड, किसका स्पीडिंग, किसके लिए स्पीडिंग, ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वो जंप करते हैं, साल्टेटरी मूवमेंट, ऐसे आपने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे। तो स्पीडिंग के लिए, ट्रांसमिशन जल्दी पहुंच जाए हमारा, इसके लिए हम माइलिन सीथ का यूज करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में माइलिन सीथ ये काम आती है, ये आपको पता होगा, न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो, नर्वस सिस्टम है इसको। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है थ्रोट स्वैब का कल्चर कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो थ्रोट स्वैब का कल्चर लेते हैं, डिफरेंट डिजीजेस में हम थ्रोट स्वैब कल्चर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आया कि थ्रोट स्वैब का जो कल्चर है वो कहाँ से लिया जाता है, तो इसका आंसर बिल्कुल फेरिंग्स जाने वाला है। लेकिन शायद क्वेश्चन में पूछा गया है फेरिंग्स में भी कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर थ्रोट कल्चर होता है वो परफॉर्म किया जाता है कहाँ से, पोस्टीरियर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे, पोस्टीरियर, नॉट एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर करके आए गलत हो जाएगा आंसर, पोस्टीरियर मतलब बैक ऑफ द फेरिंग्स है, वहां से इसका जाता है आंसर, ठीक है। तो थ्रोट कल्चर, तो पोस्टीरियर इसका आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 41 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके आने वाला है 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेजाइनल टीयर से रिलेटेड, कि वेजाइनल टीयर जो होता है, और इससे पूछा है सेकंड डिग्री वेजाइनल टीयर में कौन कौन से शायद स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इन्वॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, तो ये सेकंड डिग्री जो वेजाइनल टीयर है उसमें आती है आपकी वेजाइनल स्किन, ठीक है बच्चे, और साथ साथ में मसल्स, किसकी मसल्स, पेरिनियम की मसल। तो ये बिल्कुल आपका आंसर जाएगा कि पेरिनियम की मसल्स एंड वेजाइनल स्किन। जो स्किन जो होती है वो टीयर होती है,
इन द सेकेंड डिग्री वेजाइनल टीयर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। वेजाइनल टीयर जो होता है उसके लिए हील होने में कितना टाइम लगता है, 3 to 4 वीक्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो पेन रिलीफ करते हैं, सिरस बाज देते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओबीजी में से। ठीक है, कि सेकेंड डिग्री वेजाइनल टीयर जो होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि सोशल लर्निंग के एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है। पूछा गया है सोशल जो लर्निंग होती है, सोशल लर्निंग का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है। नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सोशल लर्निंग। ऑप्शन जो आपको दिए गए थे वो दिए गए थे टीचर स्टूडेंट। सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया था हेल्थ वर्कर। तो हेल्थ वर्कर किसके साथ होता है, पेशेंट के साथ होता है। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया था बाई पेरेंट्स, मतलब कि हमारे जो मदर फादर होते हैं उनके द्वारा। और चौथा ऑप्शन दिया गया था बाई ऑब्जर्विंग कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम सोशल लर्निंग के डेफिनेशन को देखें। तो सोशल लर्निंग का सीधा सा मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर हम देखें, इसका डेफिनेशन की हम देखें तो आपको ये सेंस समझ में आ जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू behavior, attitude and knowledge by observing, imitating and modeling others। मतलब क्या है इसका, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी एक चाइल्ड है या एडल्ट हो रहा है, वो न्यू बिहेवियर सीखता है, नया एटीट्यूड सीखता है, नॉलेज सीखता है। किससे सीखता है, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके और दूसरों को मॉडलिंग करके, दूसरों को अपना मॉडल बना के। ठीक है, उसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग टीचर स्टूडेंट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। टीचर एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखाता है, स्टूडेंट अपने टीचर को एक आइडियल मानकर उसकी तरह करने की प्रयास करता है। हेल्थ वर्कर पेशेंट को सिखाता है, कुछ चीजें सिखाता है, जैसे मान लीजिए कि हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है उसको कैसे प्रिवेंट करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, या किस तरीके से हमें डेली रूटीन में डाइट कैसे रखनी है, हाइजीन कैसे रखनी है। ये सब चीजें सोशल लर्निंग में आती हैं। बाई पेरेंट्स, ये तो आप जानते हैं कि पेरेंट्स ही तो हमें लगभग सारी चीजें सिखाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है बाई ऑब्जर्विंग कंप्यूटर। एक यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लग रहा है कि कोई सिखा नहीं रहा है, कोई सोशल इसके अंदर नहीं है। कंप्यूटर से देखना, ऑब्जर्विंग करना, ये कोई सोशल लर्निंग नहीं है। ये लर्निंग हो सकती है लेकिन सोशल लर्निंग नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी एक सोशल एनिमल, कोई भी एक सोशल ह्यूमन नहीं है जो उसको लर्निंग सिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्विकनिंग एक प्रोसेस होती है, क्विकनिंग। और क्विकनिंग का जो मतलब होता है वो होता है कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसमें उसका जो बेबी है पहली बार कोई मूवमेंट करता है। क्या करता है, पहली बार कोई मूवमेंट करता है। और आपने कभी सुना होगा लोकल लैंग्वेज में कि बच्चे ने जो है मेरे पेट में लात मारी है। ठीक है, इसको हम क्विकनिंग कहते हैं। तो उसमें पूछा गया था कि ये कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर देखा जाएगा। तो ये कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर देखा जाएगा, तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर देखा जाएगा। और यही इसका क्या आंसर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन सी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये हम कब देते हैं। तो ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर गया था वो गया था कि जब बॉडी के अंदर ब्लड क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। अब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है एक तरीके से उसका नाम बदल दिया है आपको। आपने सुना होगा हीमोडायलिसिस। आपने क्या नाम सुना होगा, हीमोडायलिसिस को अपन रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कह रहे हैं। जनरली एक्यूट किडनी डिजीज या फिर हम कहें क्रोनिक किडनी डिजीज, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि किडनी जो है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन करना कम कर देती हैं। और वो प्रॉपरली जो है ब्लड के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको वो बाहर नहीं निकाल पाती हैं। उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो है उनका लेवल बढ़ जाता है। जो ऑप्शन में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ जो है इसका राइट आंसर गया था। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या हीमोडायलिसिस करते हैं। तो दोस्तों लगभग हम ने जितने भी क्वेश्चंस हम
पता कर सकते थे, जितना भी हमने आइडिया लगाया, जितना भी हमने देखे क्वेश्चंस, हमने सब आपको सॉल्व कराने के प्रयास किया है और लगभग बिल्कुल सटीक जो इसके आंसर हैं वो यही रहने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को देखकर अपने जो मार्क्स ऑब्टेन आप कर रहे हैं एग्जाम में वो आप देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, जिससे कि हमें एक ओवरऑल एवरेज जो कट ऑफ रहने वाली है आपके एग्ज़ाम में उसको पता करने में आसानी होगी। और आपने इस पैटर्न से, इस क्वेश्चन के पैटर्न से आपने ये चीज़ देखी होगी कि लगभग पीआर यादव जो फिफ्थ एडिशन है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। तो आपसे मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि पीआर यादव जो हम सॉल्व करा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उसको आप डेली क्लास लें और मस्ट वॉच करें, साथ में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और ये आपके आगामी जो एग्ज़ाम है उनमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। साथ में जिन बच्चों का लगभग क्वेश्चंस सही जा रहे हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, उनके लिए बेस्ट विशेस हैं, बहुत जल्दी से वो अपनी सीट ऑक्यूपाइड करेंगे आरएमएल एग्जाम के अंदर। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जिनका मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस गलत चले गए, उनको हारना नहीं है, उनको लगातार मेहनत करते रहना है, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है और साथ मेहनत करनी है, और साथ अगर इस एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। इसी के साथ मैं अपनी इस आज की क्लास को यहीं ओवर करता हूं और धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया हमारी क्लास के लिए। इसी तरीके से आप पूरी लगन से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।